मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, और मनोज पांडे जी को और सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, सभी को एशिया के पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भारत के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय और झीलों की नगरी भोपाल से आप सबको नमस्कार। मैं सर्वप्रथम हिंदी विभाग राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि कौशल परख हिंदी के विविध आयाम पर ये 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं समझता हूं कि हम अक्सर हिंदी दिवस में ही या राजभाषा दिवस में ही हम हिंदी को स्मरण करते हैं, लेकिन हिंदी के संवर्धन हेतु हिंदी को हम किस तरीके से एक प्रायोगिक स्तर पर उसका उपयोग किया जा सकता है और उसको बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस विषय को लेकर ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। तो आप सभी विश्वविद्यालय से और विशेषकर हिंदी विभाग से जुड़े सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं एक दो बातें ज़रूर रखना चाहूँगा। एक तो आपके जो नागपुर विश्वविद्यालय है, इससे मेरा एक पुराना संबंध रहा है। एक समय में मैं इसके शोध परिषद का जो है सदस्य हुआ करता था, और मैं एक बार अभी जब मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में, तो मुझे विश्वविद्यालय आकर सभी से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ, पत्रकारिता विभाग में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण कार्य इस विश्वविद्यालय में हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है एक बार हम ये इस संक्रमण से पूरी तरह निजात पा लें तो हम लोग जो है प्रत्यक्ष में भी इस विश्वविद्यालय में दोबारा आने का एक अवसर प्राप्त होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। हिंदी को लेकर एक पत्रकार के दृष्टि से, एक पत्रकारिता शिक्षक के दृष्टि से मैं अपना ये जो पहलू है इसको मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रायोगिक और कौशलपरक पहल है पत्रकारिता हिंदी का। हिंदी के जो दिग्गज साहित्यकार रहे हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकार भी रहे हैं। उदाहरण हमारे स्वयं प्रेरणा स्रोत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। वे स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और साथ ही कर्मवीर के संपादक के नाते स्वतंत्रता सेनानी, और उन्होंने किस तरीके से समाचार पत्र को या पत्रकारिता को एक साधन बनाया समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक माहौल तैयार करने में, और जनता को सामाजिक मुद्दों से जोड़ने के लिए किस तरीके से एक सशक्त साधन बनाया अपने पत्रकारिता को। और इसमें बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, चाहे वो रतौना में बूचड़ खाने को लेकर हो, ऐसे बहुत सारे आयाम उनके जीवन में हैं जिससे पत्रकारिता को किस सशक्त रूप से उन्होंने एक साधन बनाया समाज में मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए। इसका बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि आज जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ, पहले महानिदेशक के नाते और अब कुलपति के नाते भी कहीं भी अखबारों में संपादकों से मिलता हूँ, तो अक्सर एक शिकायत मिलती है, और वो शिकायत अभी जो युवा पीढ़ी है उसके भाषा और वर्तनी को लेकर है। इसको लेकर सभी चिंता जताते हैं। मैं समझता हूँ कि यह विषय गंभीर है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं लगातार बताता रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थियों का साहित्य से नाता टूट गया है। जो हिंदी
हो या कोई भी भाषा हो, क्योंकि मैंने भाषाई पत्रकारिता की दिशा में कुछ काम किए हैं। आप ही के नागपुर से कुछ 100 किलोमीटर दूर भारतीय जनसंचार संस्थान का एक परिसर अमरावती में भी है, और मैंने उस परिसर से देश का पहला मराठी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ था, मैंने ही शुरू करवाया था। तो भाषा आज के तारीख में, आज भाषाई पत्रकारिता के जो महत्व है वो बढ़ गया है। आज पाठक अपनी भाषा में समाचार पढ़ना चाहता है, कंटेंट देखना चाहता है, दर्शक अपनी भाषा में समाचार देखना और सुनना चाहता है। इसलिए भाषाओं के प्रति एक उदासीनता जो पहले रही है, इसके तुलना में, और ये कोई मैं किसी संगोष्ठी में या कार्यशाला में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर आप निवेश देखेंगे, पूंजी निवेश, तो सभी जितने बड़े कंपनियां हैं वो सब आज भाषाई पत्रकारिता या भाषाई प्लेटफॉर्म्स, उसमें सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल आज अपने भाषाई चैनल साथ ही साथ शुरू कर रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अंग्रेजी जितने प्लेटफॉर्म थे उनका जो ग्रोथ है या उनमें जो भी वृद्धि हो रही है वो एक तरह से स्टैटिक हो गई है, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, एक जगह स्थिर हो गई है। लेकिन अगर आप भाषाई पत्रकारिता में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्शंस भी है, जो रुझान दिख रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भविष्य भाषा में है। ऐसे में ये आवश्यक है कि हम सभी भारतीय भाषाओं का, और विशेषकर जो राजभाषा हिंदी है, इस दिशा में क्या करना चाहिए, इस पर हम कार्य करें। जैसे मैंने कहा, एक जो हम लोग भाषा और वर्तनी को लेकर जो चिंता है, उसका एक कारण यह है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी, चाहे वो हिंदी के विद्यार्थी हो या पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, उनकी जो अध्ययनशीलता है अब सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है, जिसके चलते देखिए जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा देखते हैं उसका प्रभाव जाहिर है कि पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से ट्विटर की भाषा या सोशल मीडिया की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं लेखनी में प्रतिबिंबित हो रही है। अनावश्यक विदेशी शब्दों का या अंग्रेजी भाषा विशेषकर उसका प्रभाव दिखाई देता है। हम लोग जहाँ शब्द उपलब्ध भी है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट्स या आसान रास्ता हम ढूंढते हैं कि अगर अखबारों के सुर्खियों में तक अब बिल्कुल बेशर्मी से, अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा शुद्धि का पैरवी करने के लिए यहां नहीं आया हूं कि भाषा में शुद्धि होनी चाहिए। मैं उन संचारकों में हूं जो ये मानते हैं कि अंततोगत्व भाषा पाठक को या दर्शक को या श्रोता को समझ में आनी चाहिए। हम कोई भी भाषा बोलें, अगर उसमें इतने कठिन शब्दावली हम कर लें कि वो पाठक या दर्शक को समझ में नहीं आता है, तो मैं समझता हूं कि वो व्यर्थ हो जाता है वो प्रयास। लेकिन इसके बावजूद क्या आवश्यकता है, क्या हमें विदेशी भाषा का वहां प्रयोग करने की जहां बहुत आसान से शब्द जो है
वो उपलब्ध है। इसलिए हम जिसे कहते हैं कि एक फैशन बन गया है कि हम अनावश्यक रूप में भी विदेशी भाषा में हम शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा, अगर किसी कारणवश भाषा की उपलब्धि नहीं है, अगर उपलब्ध नहीं है अच्छे शब्द, तो हम अपनी भारतीय भाषाओं से हम क्यों नहीं लेते हैं। विदेशियों ने भी अपने भाषा का संवर्धन कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं से, इवन अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा ने भी भारत में से कई शब्द लिया है और उसको हर वर्ष बहुत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में वो घोषणा बतौर करते हैं कि इस वर्ष हमने नए नए कौन कौन से शब्द अंग्रेजी में जुड़ गए हैं, और उसमें कई भारतीय शब्द वर्ष प्रति वर्ष जुड़ रहे हैं। पुराने जमाने से ही, जैसे मैंगो शब्द है आम के लिए, वो तमिल में मांगई शब्द से जो है उसका मूल में है, मांगई से उन्होंने मैंगो शब्द का निकाला। पोलो में पोलो जो खेलते हैं उसमें जो चक्कर शब्द है, वो CHUCKER जो प्रयोग करते हैं, वो चक्कर यानी कि चक्कर जो लगाते हैं उसी में से उन्होंने लिया। राइस यानी चावल, चावल शब्द जो है वो तमिल शब्द है अरिसी से राइस शब्द का जो है कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे उसके मूल में जाएंगे तो वहां से निकली है। जब उनको भारतीय शब्दों से परहेज नहीं, तो हम भी अंग्रेजी या विदेशी शब्दों को उपयोग करने की जगह क्या हम भारतीय शब्दों को, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दों को हम क्यों नहीं उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। इससे न सिर्फ हमारा भाषा का संवर्धन होगा, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी की स्वीकृति बढ़ेगी। आज भी कुछ अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर कुछ चिंताएं हैं। अगर इसको मिटाना है तो यह आवश्यक है कि उनका विश्वास जीता जाए। वो किसी कानून या नियम संसद में पारित करने से नहीं होगा। जनता की स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए। उसके लिए हिंदी का प्रायोगिक होना भी बहुत आवश्यक है। हिंदी का प्रायोगिक होने का तात्पर्य यह है कि सरल भाषा में बहुत ही, जब हम कई बार जो सरकारी शब्दकोश देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना कठिन बना दिया गया है, या तो हम उसके संस्कृत के मूल में चले जाते हैं कि बोलने में दिक्कत होती है कुछ शब्दों का, जो तकनीकी भाषा को लेकर। क्या हम उसे सरल भाषा में कर सकते हैं क्या? और जहां हमारे पास विकल्प नहीं है वहां विदेशी भाषा भी चला सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि हमारे ही भोपाल में एक विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय। यहां इस विश्वविद्यालय को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो पाठ्यक्रम है हिंदी या ह्यूमैनिटीज नहीं, बल्कि जो तकनीकी जितने भी पाठ्यक्रम हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, उसको हिंदी में पढ़ाया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया वो सफल नहीं हुआ। उसके लिए आवश्यक है समाज में और उद्योग में स्वीकार्यता। हम हिंदी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब तक सरकार में, न्यायपालिका में और बाजार में हिंदी की स्वीकार्यता नहीं बढ़ेगी, तब तक यहां रोजगार के अवसर जब तक नहीं खुलेंगे, तब तक हिंदी में अन्य तकनीकी जो पाठ्यक्रम है उसका शिक्षण ग्रहण करने वालों की संख्या
बहुत कम होगी, क्योंकि हमने तो पाठ्यक्रम चला लिया। क्या हम पाठ्यक्रम चलाने से पहले विश्वविद्यालयों में सोचते हैं कि इस पाठ्यक्रम के चलाने से आगे चल के किस प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे? अच्छी बात है, हम लोग सब आदर्श स्थिति की बात करते हैं कि शिक्षा शिक्षा के लिए होना चाहिए, शिक्षा ज्ञान के अर्जन के लिए होना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि आज अधिकतर जो लोग, ये अगर म्यूट कर दें जो बाकी लोग, तो शिक्षा जो है वो शिक्षा के नाते वाला जो बात है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उससे हटके हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादातर लोग महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा को इसलिए ग्रहण करते हैं कि आगे उनके लिए रोजगार के अवसर खुले। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम भी पाठ्यक्रम की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन क्या उस पाठ्यक्रम के अध्ययन से आगे चलकर उनके रोजगार के कितने अवसर होंगे, इस पर हम कितना शोध करते हैं, उसका कितना अध्ययन करते हैं, और उसके बाद पाठ्यक्रम की अच्छे बड़े बड़े विशेषज्ञों को हम बुलाते हैं कि इस पाठ्यक्रम को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने भी अपने विश्वविद्यालय में 7 नए पाठ्यक्रम शुरू किए। कई विश्वविद्यालय में मैं सुनता हूं कि जो एक साथ 150 नए पाठ्यक्रम शुरू किए। अब ये 150 पाठ्यक्रम शुरू कर दिया, तो इस 150 पाठ्यक्रम का क्या होमवर्क आपने किया है इसके पीछे, या सिर्फ कंटेंट को इधर उधर से उठा लिया और कुछ गेस्ट फैकल्टी को रख दिया, ऐसे हम कर रहे हैं क्या? या हम जो है इसमें पूरी तरीके से वैज्ञानिक स्तर पर हमने इसका अध्ययन किया है कि इसका भविष्य क्या होगा, इसमें पढ़ने वालों का भविष्य क्या होगा, इन सब विषयों में हमने अध्ययन किया या नहीं। हिंदी को लेकर भी जब हम आगे चलते हैं, इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आगे चलकर आज बहुत सारे अवसर खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद हिंदी में खुल रहे हैं। आज रचनात्मकता की कमी बहुत स्पष्ट रूप से फिल्म जगत में भी, मनोरंजन के जगत में भी दिखाई दे रहा है। अच्छे लेखक नहीं मिल रहे हैं, वही घिसे पिटे विषयों को लेकर फिल्में बनाई जा रही है, धारावाहिक बनाए जा रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से हम रचनात्मकता, सृजनात्मकता अपने पाठ्यक्रम में लाए ताकि हमारे विद्यार्थी आगे चल के अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बने, अच्छे जो है डायलॉग राइटर बने, अच्छे गीतकार बने। इसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या इस दिशा में हम काम कर रहे हैं क्या? या हम सिर्फ साहित्य का अध्ययन करवा रहे हैं? साहित्य का अध्ययन बहुत आवश्यक है जैसे मैंने कहा, लेकिन उसको प्रायोगिक स्तर पर उसका, क्योंकि विषय आज कौशल विकास का है, तो बहुत सारे ऐसे अवसर आज नए खुल रहे हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। मैं जनसंचार का व्यक्ति हूं, विद्यार्थी हूं। आज मैं जनसंचार के क्षेत्र में देखता हूं तो आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, यहां बहुत सारे अवसर। अगर आप फिकी एवीजीसी के अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे, केपीएमजी के रिपोर्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 16 से 20 हजार नए रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में, मीडिया के क्षेत्रों में आज प्रतीक्षा कर रहा है सक्षम उम्मीदवारों की। लेकिन क्या हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विभाग तैयार हैं क्या? या हम वही पाठ्यक्रम जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं? क्या हम अपने बीओएस में, हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज में, क्या इंडस्ट्री के जो उद्योग जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों को हम रखते हैं क्या?
उनकी जो अनुशंसाएं हैं वो हम लेते हैं क्या? आज उद्योग में किस तरीके की आवश्यकताएं हैं, किस तरह के आज शोध में अवसर हैं, आज अनुसंधान के क्षेत्र में क्या किस तरह के मौके उपलब्ध हैं, इस तरह की सोच हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में ला रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि इसकी भी आवश्यकता है। ये आज चाहे वो मोबाइल पत्रकारिता हो, आज चाहे हम ब्लॉग राइटिंग हो, कोई भी विधा नया तकनीक के साथ जिस तरीके से यूट्यूबर हो, बहुत सारी विधाएं नई आ गई हैं, लेकिन ये सब अलग अलग विशेषज्ञताएं आपसे उम्मीद करती हैं। आप अगर एक समाचार पत्र के लिए लिखते हैं तो वो विधा बिल्कुल अलग है, एक सोशल मीडिया के लिखने से बिल्कुल हटकर है। तो क्या हम उस हिसाब से आज अपने युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं क्या? इसको समझने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अच्छे लिखने वालों की जरूरत है। संचार के क्षेत्र में आज पूरे देश में, चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, वहां जनसंपर्क अधिकारियों की आवश्यकता है। अच्छी बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन सब चाहते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो समाज तक पहुंचे। वो समाज तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि अच्छे जनसंपर्क जानने वाले अधिकारी जो अपनी भाषा में बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उनको हम तैयार करें। वो एक ऐसा अवसर है जहां प्रेस विज्ञप्ति से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सभी विधाओं की जानकारी आवश्यक है। यहां तक मैं समझता हूं कि अब कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो ये भी आवश्यक है कि हम लगातार सतत एक अध्ययन की प्रक्रिया में रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि ऑनलाइन ने सबसे बड़ा बदलाव ये लाया है कि ऑनलाइन ने हमें जीवन भर के लिए विद्यार्थी बना दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े संस्थाओं में हम उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। हम नागपुर में बैठे हम लोग जो है जापान से, अमेरिका से, कनाडा से हम लोग डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। कोई उम्र नहीं है। ये सब जो ऑनलाइन क्रांति आई है उसके चलते बदलाव आया है। इस कोविड के लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ संकाय सदस्यों ने न जाने कितने कितने सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए। आपके यहाँ भी सभी विश्वविद्यालयों में लगभग यही स्थिति है। लोगों ने अपना समय का सदुपयोग किया और उसका फायदा भी उनको मिला है। मैं ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर होना चाहिए। स्किल अपग्रेडेशन मेडिकल जगत में एक विधा है या एक मैं कहूंगा कि एक परंपरा है, CME, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। मैं समझता हूं कि यानी कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी लगातार कार्यशालाओं में भाग लेते हैं ताकि वो ये जान सके कि देश दुनिया में मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है। इसलिए 10 साल पहले जो मधुमेह का जो विशेषज्ञ पहले आपको जो दवाइयां बताते थे या परहेज करने के लिए बताते थे, आज वो बिल्कुल अलग है। उसका कारण यह है कि
विशेषज्ञ वही है, लेकिन वो लगातार अपने आप को, अपना कौशल विकास वो करते रहे। यह मैं समझता हूं कि चाहे एकेडमिया के क्षेत्र हो या भाषा का क्षेत्र हो, ये प्रयास, सतत प्रयास ये चलते रहना चाहिए कि हम लोग अपने आप को किस तरीके से बदलते हुए परिस्थितियों में ढाल सकें, बदलते हुए ज़रूरतें, आवश्यकताएं, उसके अनुकूल हम अपनी शैली में परिवर्तन ला सकें, ताकि आने वाले दिनों में उद्योग की आवश्यकताएं, अकादमिया की आवश्यकताएं, शोध की आवश्यकताएं, उसका पूरा करने में हमारे विद्यार्थी सक्षम हो। मेरे ख्याल से जितना समय मुझे दिया गया था उतना हो चुका है। वैसे तो हिंदी ऐसा विषय है जिस पर घंटों हम बोल सकते हैं। यहाँ प्रोवीसी साहब भी मौजूद हैं और अन्य विशेषज्ञ भी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। आपने मुझे परोक्ष रूप में ही सही, अभी के परिस्थितियों को देखते हुए आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे एक अवसर प्रदान किया कि आपके सभी प्रतिभागियों से मैं मिल सकूं। इसके लिए हिंदी विभाग नागपुर विश्वविद्यालय का विशेष आभार, और माननीय प्रतिकुलपति और उनके टीम मनोज पांडे जी और सभी विभाग के लखेश्वर जी और जिन सभी संकाय और विभागाध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।